बच्चों, मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन। पेपर सेकंड में फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है एवं परीक्षण की परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता का जन्म व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक जैसे गॉल्टन, कैटल आदि मनोवैज्ञानिकों का ध्यान व्यक्तिगत भिन्नताओं के स्वरूप, उत्पत्ति एवं समस्याओं के अध्ययन की ओर गया। उसी भांति मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। जीवन के समस्त पहलुओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं दिखाई देने लगी। व्यक्तियों के मानसिक स्तर, व्यक्तित्व गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, उपलब्धियों आदि में भी असामान्यताएं झलकने लगी, जिनके कारण समायोजन की समस्या का रूप बिगड़ने लगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में मनोवैज्ञानिकों को ऐसे उपकरणों की आवश्यकता का अनुभव हुआ जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करके समायोजन बनाए रखने का प्रयास करें। प्रयोग कार्य संपन्न हुए। विभिन्न परीक्षणों का धीरे धीरे प्रयोग हुआ। परीक्षणों की सहायता से व्यक्तियों के मानसिक एवं दैहिक दोनों ही पहलुओं का मापन किया जाने लगा। इसी प्रकार समय की गति के साथ साथ व्यक्तिगत भिन्नताओं के जटिल स्वरूप को भी महत्व दिया जाने लगा तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकताओं का अनुभव होने लगा। अब प्रश्न उठता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, उनसे हमारा क्या आशय है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का वह साधन है जो उसके प्रति निर्णय लेने एवं उसे समझने में सहायक होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की भिन्न भिन्न योग्यताओं का मापन एवं उसके व्यक्तित्व और चरित्र का भी अध्ययन संभव होता है। इसके स्वरूप को अधिक रूप से समझने के लिए हम आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के परीक्षण संबंधी अनुभवों को यदि देखें तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के संबंध में हम विचार विनिमय कर पाएंगे। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनने परीक्षणों की परिभाषाएं दी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से परीक्षणों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। क्रॉनबेक मनोवैज्ञानिक 1984 में उन्होंने बताया कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फ्रीमैन मनोवैज्ञानिकों ने 1971 में परीक्षणों को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष या अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य प्रकार के व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है। मानकीकृत यंत्र मीन्स जिसमें विश्वसनीयता हो, वैधता हो तथा जिसके मानक बने हुए हों, उसे हम मानकीकृत यंत्र कहते हैं, जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक परीक्षणों या अनुक्रियाओं या अन्य व्यवहार के माध्यम से किया जा सकता है। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है जो व्यवहार के एक पक्ष या अनेक पक्षों का अध्ययन व्यक्ति के द्वारा की गई अनुक्रियाओं के माध्यम से और उसके द्वारा किए गए व्यवहार के माध्यम से करता है। उसके बाद हमारे सिलेबस में है मापन। मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है और उनकी परिभाषाएं क्या हैं। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा एक सब टॉपिक है मापन का अर्थ तथा परिभाषाएं। आधुनिक युग में व्यवहारपरक विज्ञानों जैसे शिक्षा, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान,
अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में मापन जैसे पदों का उपयोग आज व्यापक रूप से किया जा रहा है। इनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भौतिक विज्ञान में ठोस और मूर्त वस्तुओं का मापन अधिक किया जाता है। इस विज्ञान में मापन के साधन बहुत अधिक उपलब्ध हैं। अर्थशास्त्री जो है वो मुद्रास्फीति का बाजार पर प्रभाव मापना चाहते हैं। शिक्षा शास्त्री जो है स्मरण शक्ति और बौद्धिक योग्यताओं का मापन करना चाहता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्वशील गुणों, सामाजिकता या नेतृत्व के प्रभाव का मापन करना चाहता है। तो व्यवहारपरक विज्ञानों में आज मापन पर अधिक बल दिया जा रहा है और अनुसंधान के लिए यानी शोध कार्य के लिए भी मापन बहुत आवश्यक है। मापन से तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार कुछ आंकिक तत्वों के रूप में अभिव्यक्त किया जाना होता है। अर्थात मापन जो है किसी वस्तु, घटना या किसी आदि को नियम के अनुसार अंक प्रदान करता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मापन की परिभाषाएं दी। टाइलर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1963 में मापन को परिभाषित करते हुए कहा कि मापन किसी नियम के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन किसी नियम के अनुसार अंक आवंटन या प्रदान करने की प्रक्रिया है। नल्ले के अनुसार वस्तुओं को किसी नियम के अनुसार अंक प्रदान करने की ऐसी प्रक्रिया को मापन कहा जाता है जिससे उसके गुणों की मात्रा का पता चलता है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से मापन के स्वरूप के बारे में हमें निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। मापन प्रक्रिया में वस्तुओं, घटनाओं एवं तथ्यों को किसी नियम के अनुसार एक संख्या प्रदान की जाती है और ये नियम जो हैं दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्पष्ट नियम। इस नियम में वस्तुओं, घटनाओं या तथ्यों को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया न केवल स्पष्ट होती है बल्कि वस्तुनिष्ठ भी होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई मापनकर्ता साड़ी की लंबाई मीटर स्केल से नापता है और उसे साड़ी की लंबाई नापने पर ज्ञात होता है कि साड़ी की लंबाई 5 मीटर 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ अंक प्रदान करने का नियम स्पष्ट है जो वस्तुनिष्ठ भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। कोई भी मापनकर्ता इस साड़ी का मापन कितनी बार क्यों ना कर ले, उसे साड़ी की लंबाई उतनी ही प्राप्त होती है। नंबर 2, अस्पष्ट नियम। व्यवहारपरक विज्ञानों में विशेष रूप से मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में गुणों, व्यवहार, विशेषताओं आदि की मापन प्रक्रिया में अंक देने का जो नियम है वो स्पष्ट ना होकर अस्पष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई शोधकर्ता किसी बालक की बुद्धि का मापन बुद्धि परीक्षण द्वारा करता है और बुद्धि के मापन में अंक प्रदान करता है, तो ये बुद्धि के मापन में अंक प्रदान करना स्पष्ट वस्तुनिष्ठ नियम ना होकर अस्पष्ट नियम होता है। मनोवैज्ञानिक मापन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, मानसिक मापन और भौतिक मापन। मानसिक मापन के अंदर विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि, उपलब्धि, रुचि, योग्यता आदि का मापन किया जाता है, जबकि भौतिक मापन में भौतिक गुणों एवं विशेषताओं जैसे लंबाई, ऊंचाई, दूरी, भार आदि का मापन करते हैं। यद्यपि मानसिक व भौतिक दोनों मापनों में विशेष नियमों के अनुसार हम वस्तुओं को अंक प्रदान करते हैं, फिर भी दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। नंबर 1, मानसिक मापन की शुरुआत मंदबुद्धि बालकों की समस्या के द्वारा तथा भौतिक मापन का प्रारंभ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कारण हुआ। नंबर 2, भौतिक मापन की इकाई निश्चित होती है और मापन के दौरान एक
स्थिरता होती है। जैसे व्यक्ति का भार मापने की इकाई किलोग्राम और उसकी लंबाई मापने की इकाई मीटर और सेंटीमीटर है। इस व्यक्ति के भार और लंबाई को कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई भी मापे तो उस व्यक्ति का भार निश्चित किलोग्राम या ग्राम में होगा और उसकी लंबाई भी मीटर या सेंटीमीटर में होगी। दूसरी ओर मानसिक मापन में बहुधा इकाई निश्चित नहीं होती। यदि कोई अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति की बुद्धि का मापन करता है तो बुद्धि के मापन में न ही कोई मापन की इकाई निश्चित है और न ही बुद्धि के मापन में स्थिरता का गुण है। एक व्यक्ति के बुद्धि के मापन का मान आवश्यक नहीं कि हर बार मापन में एक जैसे ही अंक उसको प्राप्त होंगे। नंबर 3, भौतिक मापन में एक शून्य बिंदु होता है जबकि मानसिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। मानसिक मापन में शून्य बिंदु हर मापनी का अपना अलग अलग होता है जबकि भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु पाया जाता है। उदाहरण के लिए लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल में शून्य बिंदु होता है। यदि किसी वस्तु की लंबाई शून्य है तो इसका अर्थ हुआ कि उस वस्तु की लंबाई पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। दूसरी ओर मानसिक मापन में इस प्रकार का वास्तविक शून्य बिंदु नहीं पाया जाता। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि भौतिक मापन में परिशुद्धता बहुत अधिक पाई जाती है जिसके आधार पर भविष्यवाणी भी हम अधिक विश्वास के साथ और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दूसरी ओर मानसिक मापन में परिशुद्धता कम मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इस प्रकार के मापन से भविष्य कथन कम विश्वास के साथ किया जा सकता है। 5th पॉइंट है कि भौतिक मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। डायरेक्टली हम मापन कर सकते हैं। जैसे यदि एक व्यक्ति साड़ी की लंबाई को नापता है तो वह किसी के सामने भी साड़ी रख कर साड़ी की लंबाई नाप सकता है। यदि साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर है तो ये डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है। दूसरी ओर मानसिक मापन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। यदि कोई अध्ययनकर्ता किसी छात्र की बुद्धि का मापन कर रहा है तो वह बुद्धि का मापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। बुद्धि के प्रभाव के आधार पर हम बुद्धि का मापन इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संभव है या उस अप्रत्यक्ष रूप से हम कर सकते हैं। 6th पॉइंट है कि भौतिक मापन में किसी वस्तु, घटना या तथ्य का मापन पूर्णतया संभव है। दूसरी ओर मानसिक मापन में कभी कभी ये कठिनाई होती है कि मापन कुछ अंशों तक ही संभव होता है, पूर्ण रूप से मापन संभव नहीं होता। भौतिक मापन की विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरी ओर जब किसी व्यक्तित्व विशेषता या मानसिक गुणों का मापन किया जाता है तो मापन से प्राप्त मान निश्चित नहीं होता, उसकी विवेचना या उसकी व्याख्या की आवश्यकता होती है। भौतिक मापन की अपेक्षा मानसिक मापन अधिक परिवर्तनशील होता है। जैसे यदि किसी वस्तु की लंबाई आज मापें और कुछ हफ्ते या साल बाद मापें तो वर्षों बाद भी उसकी लंबाई उतनी ही रहेगी। दूसरी ओर यदि हम एक बालक की बुद्धि का मापन आज करें, कुछ साल बाद करें तो उसकी बुद्धि में परिवर्तन दिखाई देगा। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक मापन जो है वो 2 प्रकार का होता है, मानसिक मापन और भौतिक मापन। और मनोविज्ञान में हम ये 2 प्रकार, दोनों मापन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है कि परीक्षण और मापन में अंतर। फर्स्ट पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्षेत्र सीमित तथा मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। सेकंड है कि परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं जबकि मापन का रूप संख्यात्मक होता है। पद मीन्स प्रश्न या आइटम जिनको हम बोलते हैं, और मापन का रूप जो है वो संख्याओं के आधार पर होता है या संख्यात्मक होता है। थर्ड पॉइंट है कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रमापीकृत यंत्र पहले है और व्यवस्थित प्रक्रिया बाद में है। दूसरी ओर मापन जो है वो व्यवस्थित प्रक्रिया ही है। यह मापन चाहे भौतिक हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो। मापन में किसी भी मापनी पर एक निरपेक्ष एब्सोल्यूट ज़ीरो होती है जबकि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होती। 5th पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में व्यवहारिक पक्ष जो है वो प्रधान होता है जबकि मापन में व्यवहारिक पक्ष सेकेंडरी होता है। एंड 6th पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में गुण या विशेषता का मात्रात्मक मूल्यांकन या मापन किया जाता है जबकि भौतिक मापन में कुछ नियमों के अनुसार मात्रा का मापन संख्या प्रदान करके किया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट
चैप्टर के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषाएं, मापन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं, मापन कितने प्रकार का होता है या मनोवैज्ञानिक मापन को कितने भागों में हम बांट सकते हैं और परीक्षण और मापन में क्या अंतर है। तो ये हमारे 3 सब टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर मेरे द्वारा समझा दिए गए हैं।